हाय दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल करियर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, और उसमें आपने देखा होगा सिलेबस में कि 10 अंक के जो हैं आपको वो पूछे जाने हैं। जो गद्यांश है उसमें पेपर में 10 अंक का गद्यांश आपके में आने वाला है। तो वो गद्यांश फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पीटी और जो वीडियो में भी गद्यांश पूछा जाता है 5 नंबर का वीडियो का, जो 2018 का पेपर कैंसिल हुआ है वो भी पूछा जाएगा। और भी कई जिनमें भी गद्यांश पूछा जाए, तो उसके हिसाब से हम आज प्रिपरेशन करेंगे गद्यांश की, और उसे समझाने की हम बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे आपको कि कैसे आपको गद्यांश सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। वो गद्यांश लिए हैं मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे, जो यूपी ट्रिपल एस सी 2018 के पेपर में पूछे गए थे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर बेस्ड गद्यांश है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बता दूं गद्यांश को हल करने का। लोग कहते हैं कि पहले गद्यांश को एक बार पढ़ना चाहिए, पहले केयरफुली एक बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रश्न देखें, फिर उसके हिसाब से उत्तर छांटें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप पहले गद्यांश पढ़िए। मैं पहले ये कहता हूँ डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब गद्यांश को देखिए। तुरंत एक नज़र बस डालेंगे, आपको समझ लो उत्तर मिल जाएगा। और एक तरीका बता दें आपको, जैसे ही पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है उस गद्यांश से रिलेटेड, जो ऊपर गद्यांश से दी गई है। तो जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसके शुरुआत में देखेंगे उसका आंसर। ज़्यादातर आंसर पहले क्वेश्चन का शुरुआत में मिल जाएगा, जहाँ गद्यांश शुरू होती है। और सेकंड क्वेश्चन फिर उससे नीचे से आप पढ़ना शुरू करेंगे। जो एक नंबर जो पहला क्वेश्चन मिला है उसके आगे वाला आप पढ़ेंगे। फिर जब तीसरा देखेंगे तो जो दूसरा मिला है उससे आगे से गद्यांश पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको तीसरा मिल जाएगा। ऐसे ही चौथा, जब आप तीसरे को पढ़ के ख़त्म करेंगे उसके बाद से पढ़ेंगे तो आपको चौथा मिल जाएगा। ऐसे ही पाँचवा क्वेश्चन हो सकता है शीर्षक पूछ ले। अगर शीर्षक पूछता है तब आपको गद्यांश थोड़ा पढ़ने की ज़्यादा केयरफुली ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयरफुली। क्योंकि गद्यांश का जो शीर्षक होता है फ्रेंड्स, उसको हल करने के जो तरीके बता दें हम आपको। तो जो शीर्षक के बिल्कुल और पास ही गद्यांश घूमता रहता है। गद्यांश का जो भाव है वो शीर्षक के और पास ही घूमता रहता है। शीर्षक वही होता है जिसके और पास गद्यांश घूमता रहे। अब मैं वैसे भी क्वेश्चन हल कराऊंगा, तो चलिए ज़्यादा देर न करें, अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है गद्यांश से रिलेटेड। ऊपर जो गद्यांश दिया था, क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। अब देख लीजिए कि गद्यांश में क्या दिया गया है। तो चलिए मैं आपको गद्यांश पढ़ के दिखाता हूँ। पहले ही देखिए जहाँ से गद्यांश शुरू होता है, हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने में फ्रेंड्स? 4 भागों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 भागों में बांटा गया है। बताओ उत्तर मिल गया कि नहीं? बिल्कुल आसान है कि नहीं? ये फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी 2018 का है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये वीडियो का पेपर है, आप देख लेना, 20 सेट में मिल जाएगा ये आपको। तो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सिर्फ 2 सेकंड का जवाब था, बस आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ना था, उधर ऊपर गद्यांश पढ़ने से आपको आंसर मिल गया। कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स? 4 भागों में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? अब आप अब देखिए, अब वहाँ पे जो किसके बारे में गद्यांश में कहा गया है, तो फ्रेंड्स सूरदास जी के बारे में कहा गया। अब सूरदास जी को वहाँ देख लीजिए, पहला तो हमें यहीं तक मिल गया आधुनिक काल तक। अब यहाँ देख लीजिए, भक्ति काल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। जस्ट पहले के नीचे, अब उधर शुरू से नहीं पढ़ेंगे गद्यांश को, फिर कहाँ से पढ़ेंगे? जहाँ से हमने पहला ख़त्म कर दिया, यहाँ से। अब यहाँ देखिए, पहले ही मिल गया, भक्ति काल के संत कवि सूरदास को कौन नहीं जानता। किस काल के फ्रेंड्स? ये भक्ति काल के थे। तो अपना बस लगा लीजिए आंसर। सूरदास जी किस काल के संत कवि थे फ्रेंड? भक्ति काल के संत कवि थे। बस आपको क्वेश्चन देखना है और गद्यांश देखनी, आंसर देखना। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे? भक्ति काल के नीचे से, जब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? अब देख लीजिए, सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है। अब वैसे तो आपको आपको अपने यहाँ से ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, आप ये जान लीजिए कुछ जानते ही नहीं गद्यांश के बारे में। आप केवल वहीं से देखिए, जो वहाँ देखना है। अब यहाँ देख लीजिए, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि रमैनी, साखी शबद रमैनी कबीरदास जी की रचनाएं हैं, लेकिन हमें यहाँ से अपनी नॉलेज से उत्तर नहीं देना है गद्यांश जब दिया हो, तो इसी को पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, चलिए आइए अब फिर से पढ़ाते हैं आपको मैं कि गद्यांश में क्या लिखा है। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था, सूरदास जी को कौन नहीं जानता। अब आगे देखते हैं। भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। कितनी रचनाएं दी हैं? यहाँ पे 3 ही दी हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी। बताइए, कोई कठिनाई हो रही है आपको आंसर ढूंढने में?
मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी। तो कौन सी रचना फ्रेंड्स सूरदास जी की नहीं है? नहीं पूछा है तो सूर शरावली हमने पढ़ी अभी, सूर सागर पढ़ा, साहित्य लहरी भी पढ़ी, तो ये तीनों सूरदास जी की हैं। जो नहीं है वो है रमेनी, तो यही इसका आंसर है। रमेनी किसकी है फ्रेंड्स? कबीर दास जी की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है और इन रचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? बीजक। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साकी, शबद, रमेनी 3 रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? अब आपको ऐसे तो पता नहीं होगा वैसे कौन सा रस नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया। वैसे तो आप अपनी नॉलेज से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी नॉलेज से कोई भी उत्तर नहीं देना है, केवल आपको गद्यांश पढ़ना है। तो चलिए गद्यांश फिर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार सही से। यहाँ मेन रहता है गद्यांश में क्वेश्चन को सही से समझना और पढ़ना। तो चलिए पढ़िए। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? अब हम केवल उसी बात पे फोकस करेंगे गद्यांश में कि कौन सा रस नहीं पाया जाता है। अब चलिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया। उनके पदों में कौन सा वात्सल्य पाया जाता है? श्रृंगार, शांतरस के भाव प्राप्त होते। किसके फ्रेंड्स? वात्सल्य, श्रृंगार और शांतरस के। यहीं हमें अपना उत्तर मिल गया। अब वहाँ देख लीजिए, वात्सल्य, श्रृंगार और शांतरस के उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अब कौन सा है, कौन सा मिलता है? श्रृंगार मिलता है, वात्सल्य मिलता है, शांति मिलता है। जो मिलता नहीं था वो कौन सा वहाँ पे हमें नहीं मिला? श्रृंगार, वो भयानक रस नहीं मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा गद्यांश लिया है फ्रेंड्स मैंने। तो चलिए दूसरे गद्यांश को देखते हैं। तो डायरेक्ट इसके भी क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम गद्यांश को हम तभी पढ़ेंगे फ्रेंड्स सही से जब हमसे शीर्षक पूछा जाएगा, अन्यथा हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। केवल सीधा क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे गद्यांश से। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? अब आप फिर से क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए, क्या पूछ रहा है? कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तो चलिए गद्यांश देखते हैं, आपको देखते ही उत्तर मिलेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। कहाँ छोड़कर लौट आई फ्रेंड्स? नदी में छोड़कर लौट आई। यही तो पूछा गया था, कहाँ छोड़कर आई। तो कहाँ पे फ्रेंड्स? नदी में छोड़कर लौट आई। नवजात शिशु को सीधा मिल रहा है, कुछ करना तो नहीं पड़ रहा। अब आप पहले गद्यांश को पढ़ते फिर देखते, तो फ्रेंड्स गद्यांश को पढ़ने का टाइम ऐसे ही चला जाता, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप एक बार पढ़ के देखना। 21 का क्या है फ्रेंड्स? बी, नदी। कहाँ छोड़कर आई थी? नदी में। जब तक आप फ्रेंड्स गद्यांश को पढ़ लेना और जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा गद्यांश को पढ़ने का। चलिए अब देखते हैं। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। अब चलिए आगे पढ़ेंगे गद्यांश को जहाँ मिली थे उससे। अब यहाँ देखिए, नदी में छोड़कर लौट आई। अब इससे आगे पढ़ेंगे। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चम्बल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चम्बल नदी में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। इटावा के पास चम्बल नदी आकर श्री यमुना जी में मिल जाती है। अतः चम्बल के प्रभाव के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर, यहाँ पे फ्रेंड्स जो थोड़ी हमने गलती की है वो ये की है कि वहाँ पे मंजूषा पूछ रहा था फ्रेंड्स। तो जो अब शिशु की पिटारी को मंजूषा कहा गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन फिर एक बार देख लेते हैं कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। अच्छा ये पूछा है, तो ये तो अभी हमें मिला ही नहीं। चलिए फिर से वहीं से जहाँ पढ़ लिया था वहीं से शुरू करते हैं। यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी, यहीं तो पढ़ रहे थे हम कि यमुना जी में आ गई, चम्बल तो मिल गई, फिर यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। अब तीर्थराज प्रयाग पहले थोड़ा पीछे कर लेते हैं यहीं से। इटावा के पास चम्बल नदी में आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चम्बल के प्रभाव के साथ वह भी, कौन फ्रेंड्स? जो पिटारी बहती बहती चम्बल में आई थी, वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी कहाँ में? गंगा जी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब गंगा जी में मिल जाती हैं, अतः अब वह मंजूषा, उसी पिटारी की बात हो रही फ्रेंड। मंजूषा शिष्य को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्ला था, न पथ प्रदर्शक था। किसके साथ फ्रेंड्स? यहाँ मंजूषा की बात हो रही है। वह मंजूषा शिष्य को लेकर काशी की ओर बहने लगी।
उसके साथ न कोई मल्ला था न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही लेकर जा रहा था। यही तो पूछा गया था फ्रेंड्स कि मंजूषा को कौन लेके जा रहा था। तो फ्रेंड्स न तो मंजूषा को, जो मंजूषा थी फ्रेंड्स, न तो सॉरी फ्रेंड्स, न तो मंजूषा को लेकर मल्ला था न पथ प्रदर्शक था। उसे कौन ले जा रहा था? भाग्य स्वयं ही उसे लेकर जा रहा था। कौन लेके जा रहा था फ्रेंड्स? भाग्य। यही तो पूछा गया था प्रश्न में कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, यही तो पूछा गया था। न तो मल्ला ले जा रहा था, न पथ प्रदर्शक, न सेवक ले जा रहे थे। क्या ले जा रहे थे फ्रेंड्स? भाग्य स्वयं ही उसे ले जा रहा था। तो यहाँ पर इसका उत्तर डी सही होगा, 22 का डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? अब राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? शिशु को लाने की, सेना को लाने की, राधा को लाने की या मंजूषा को लाने की? ये कहाँ से स्पष्ट होगा? इसको पढ़ने के बाद। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि भाग्य उसे स्वयं ही भाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रभाव के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा, नेक्स्ट देखते हैं इधर, अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ, यही तो पूछा था, अधिरथ ने किसे लाने की आज्ञा दी? तो किसे लाने की आज्ञा दी? अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों, जाह्नवी फ्रेंड्स गंगा को ही कहते हैं, की लहरों के साथ कीला करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी फ्रेंड्स? सामने सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। तो किसको हमें यही तो पूछा था कि राजा अधिरथ ने किसे लाने की आज्ञा दी फ्रेंड्स? अधिरथ ने तो किसे लाने की आज्ञा दी फ्रेंड्स? जो मंजूषा बहकर जा रही थी उसे लाने की आज्ञा दी। तो यही उस सवाल का उत्तर है फ्रेंड्स कि राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? मंजूषा को लाने की। किसको लाने की फ्रेंड्स? मंजूषा को लाने की। न कि यहाँ पे शिशु नहीं होगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना हो। यहाँ वहाँ स्पष्ट लिख रखा है फ्रेंड्स, देख लीजिए कि मंजूषा को लाने की आज्ञा दी। क्या दी? सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। तो किसको फ्रेंड्स? मंजूषा को ही लाने की आज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? अब यहाँ देखना है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवकों, सेना और सेवक, राधा और सेना, सेना और शिशु। चलिए, तो वैसे तो हमने पूरी पढ़ ली। अब इसमें यहीं पर उत्तर है जहाँ से अधिरथ जी की कहानी शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पे, उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए। तो किसके साथ आए फ्रेंड्स? स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए। यहाँ पे कहीं सेना का जिक्र नहीं है फ्रेंड्स। किसके साथ आए? सेवकों के साथ और स्त्री राधा के साथ। तो यही इसका उत्तर है कि राधा और सेवक के साथ। तो चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए? राधा और सेवक, न कि सेना और सेवक, न कि राधा और सेना, न कि सेना और शिशु। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पैराग्राफ के क्वेश्चन ख़त्म हुए। एक और क्वेश्चन इसी सेट में पूछा गया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 था वो। उत्साह की गिनती, ये गद्यांश दिया था और पूछा क्या गया था ये देख लीजिए आप। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस गद्यांश से, वो भी ये था कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। किसके फ्रेंड्स? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, ये पूछा गया था। जब शीर्षक की बात हो फ्रेंड्स, तब गद्यांश को पढ़ने की बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही केयर से पढ़ेंगे, इसको केयर के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं गद्यांश के शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं। उत्साह, घमंड, जोश और वीरता। तो इन चारों शब्दों को हमें देखना है गद्यांश में। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, देखते हैं कि गद्यांश किसकी ओर पास घूम रही है। चलिए, उत्साह की गिनती, पहला ही शब्द हमें उत्साह मिल गया, यहाँ पे एक बार मिल गया। गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रकृति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह, यहाँ भी देखिए उत्साह आया है, बार बार बात फ्रेंड्स यहाँ पे उत्साह की हो रही, 2 बार होगी। और देखते हैं, जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। अब देखिए फ्रेंड्स, जो
जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई देता है, वैसा अकर्तव्य कर्मों की होने पर वैसा अकर्तव्य कर्मों जो कर्तव्य करने योग्य न हो उनके होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। तो अब देखिए, आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस या उत्साह एक ही बात है फ्रेंड्स की जो उमंग देखी जाती है उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस, अब उत्साह और साहस फ्रेंड्स एक ही बात कह दी है। तो आप देखिए कि उत्साह 2 बार ऊपर आया था, 3 4 5 6 बार यहाँ पे उत्साह आया है इसमें की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत ही होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की गाथाएं यहाँ पर भी देखिए, गाथाएं वे लोग तारीफ करते हुए भी सुन अच्छा अत्याचारियों और डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे देखिए जो ये 4 शब्द थे उसमें से आपको कहीं घमंड दिखा, इसमें कहीं जोश दिखा, कहीं वीरता दिखी? नहीं। किसकी बात की गई? बात की गई तो फ्रेंड्स केवल उत्साह की। यहाँ पे फ्रेंड्स किसकी बात की गई? केवल बात की गई उत्साह की फ्रेंड्स। किसकी बात की गई? उत्साह की फ्रेंड्स, केवल बात की गई यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स, आपको थोड़ा किसकी बात हो रही फ्रेंड्स? केवल उत्साह की। तो इसका उचित शीर्षक क्या है फ्रेंड्स? उत्साह इसका उचित शीर्षक है कविता का। केवल बात हुई वो उत्साह की हुई फ्रेंड्स, यहाँ पे किसकी? उत्साह की। तो इस कविता का जो उचित शीर्षक था वो केवल उत्साह था फ्रेंड्स। तो यहीं पर अपना ये पूरे 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।